शादी के नाम पर लड़कियों को फंसाना, ये जो लव जिहाद का शब्द है, इसके पीछे की रियलिटी क्या है? क्या करते हैं मुस्लिम मेन, आपसे आराम से बातें करेगा, आपकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करेगा और फिर उसको आपके अगेंस्ट यूज करेगा। ये पूरा रैकेट है। क्या पैटर्न होते हैं लोगों को इस जाल में फंसाने के लिए? हिंदू स्त्रियां भोली हैं, अनफॉर्चुनेटली वीक माइंडेड हैं। मेरा सलीम ऐसा नहीं है, माओ फैजान ऐसा नहीं है। और वो उनका सबसे पहले टारगेट रहता है। तो ऐसा क्यों है कि लव जिहाद का जो केस है, तो इसमें एक ही रिलीजन के ही लोग जो है गुनहगार पाए जाते हैं? हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। देखिए, लोगों को कैसे समझाया जाए कि नहीं भाई साहब, ये हर लेवल पे AAA अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। कानून में एक टर्म है स्पेशल मैरिज एक्ट, का सहारा ना लेके और कन्वर्जन पे जोर डाला जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्यार क्या सिर्फ प्यार होता है, या कभी कभी प्यार के नाम पर किसी की भावनाओं, पहचान और भरोसे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर देश में लंबे समय से बहस होती रही है, लव जिहाद। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, या फिर कुछ ऐसे वास्तविक मामले भी सामने आए हैं जहां एलिजिडली प्यार, शादी या रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी छिपाने, डिसेप्शन करने, इमोशनल मैनिपुलेशन का धर्म परिवर्तन के दबाव के लिए भी किया जाता है? और अगर कोई व्यक्ति प्यार के नाम पर रिलेशनशिप में आए लेकिन बाद में दूसरे व्यक्ति पर अपना धर्म बदलने का दबाव डाले, तो क्या इसे सिर्फ पर्सनल चॉइस कहकर छोड़ दिया जाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक लड़की की फ्रीडम और उसकी प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस कहाँ होना चाहिए? अगर दो बालिग लोग अपनी इच्छा से अलग अलग धर्मों के बावजूद रिलेशनशिप में हैं, तो कानून उन्हें क्या अधिकार देता है? और अगर उसी रिलेशनशिप में फ्रॉड, कोएशन, थ्रेट या फोर्स्ड कन्वर्जन का एलिमेंट सामने आए, तो कानून कहाँ इंटरवीन करता है? क्या हमारे युवाओं को ऐसा रिलेशनशिप के पोटेंशियल रेड फ्लैग्स के बारे में ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है? क्या पेरेंट्स की कंसर्न में हमेशा कॉम्युनल थिंकिंग कहकर डिसमिस कर देना हमारी आदत बन चुकी है? और क्या लव जिहाद जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात करते समय हमें इमोशंस और पॉलिटिकल नैरेटिव से ऊपर उठकर एविडेंस, लॉ और इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस करना चाहिए? आज इन सभी सवालों पर खुलकर और बेबाक बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद है एक अनुभवी लेडी लॉयर मणि मुंजाल जी। हम जानेंगे कानून क्या कहता है, जेन्युइन इंटरफेथ रिलेशनशिप और एलिज्ड डिसेप्शन में फर्क कैसे किया जाए, फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ क्या लीगल प्रोटेक्शन है, और अगर किसी महिला को लगे कि उसके साथ धोखा या कोएशन हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि सवाल सिर्फ लव जिहाद का नहीं है, सवाल है प्यार में कंसेंट कितना ज़रूरी है, भरोसे की क्या कीमत है, और किसी की आइडेंटिटी और फ्रीडम के साथ खिलवाड़ होने पर कानून उसे कैसे सजा दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी बातचीत जिसमें सवाल भी कठिन होंगे, जवाब भी बेबाक होंगे और फैसला होगा फैक्ट्स और लॉ के आधार पर। तो आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील मणि मुंजाल जी से। मणि जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि लव जिहाद एक ऐसी टर्म जो आजकल देश में बहुत चल रही है, और शादी के नाम पर लोगों को, लड़कियों को फंसाना, उनको, और अब लड़कियां ही नहीं कहा जाए तो लड़कों को भी फंसाया ही जा रहा है लव जिहाद के नाम पे। तो ऐसे में जब ये जो लव जिहाद का शब्द है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है, और लोगों के क्या पैटर्न होते हैं कि लोगों को इस जाल में फंसाने के लिए, और क्या पैटर्न ऐसे आप कॉमन देखते हैं जो कोर्ट में आपके पास आते हैं? देखिए, लव जिहाद टर्म हो सकता है रिसेंटली कॉइन्ड हो, पर ये कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना है। ये शुरू हुआ था जब मुगलों ने इन्वेजन किया इंडिया में। उन्होंने हमारी महिलाओं पे, स्त्रियों पे आक्रमण किया। सबसे जो पहला इंसिडेंट को हमको पढ़ने में आता है, जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे 7th-8th सेंचुरी में गांधार के रीजन में, और राजा दाहिर की हत्या करके उनकी 2 छोटी छोटी पुत्रियों को उठा के ले गए और तुर्किस्तान में बेच दिया। तो उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत समय से चलता आ रहा है। और उसके बाद तो उनका जो आना, हमारे मंदिरों को खंडित करना, देवी देवताओं के चित्रों को खंडित करना, वहां से तो ये सब प्रोसेस शुरू ही हो गया था। तो आप धर्मांतरण कहें, लव जिहाद कहें, प्रोसेलिटाइजेशन कहें, ये बहुत पुराना हमारा इसका इतिहास है और बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। पर रिसेंटली ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट, ये टर्म एग्जिस्टेंस में आया कि क्या है ये लव जिहाद। पहले तो हम ये समझते हैं, लव तो सब जानते हैं, प्रेम, जिहाद धर्म युद्ध। तो जब मैं कहूँ कि ये युद्ध और प्रेम साथ में कैसे चल रहे हैं, बहुत अटपटी बात लगती है हमें सुनने में। पर जब कोई व्यक्ति मेरे सामने शस्त्र लेके आए तो मुझे पता है ये युद्ध है। पर जब कोई प्रेम लेके आए और ये युद्ध है, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे भी हो सकता है।
तो ऐसे में क्या करते हैं मुस्लिम मेन, टू बी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक, वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपका दिल फुसलाएंगे, आपका विश्वासघात करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे और उस तरह से आपका ब्रेन वॉश करेंगे, आपका साइकोलॉजिकली मैनिपुलेशन करेंगे और आपके दिमाग में घुस के आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आपका धर्म जो है वो अच्छा नहीं है, उसको त्याग दो, छोड़ दो और हमारा धर्म अपना लो। तो ये लव जिहाद का जिस्ट है। अब ये कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से करते हैं, ये तो बहुत तरीके रहते हैं इन लोगों के, कि आप समझ लीजिए कि मैं सबसे ग्राउंड लेवल से भी शुरुआत करूं तो आपके अगले डोर में क्या हो रहा है, नेबरहुड में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। आपके जिम में, ब्यूटी पार्लर्स में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। मैं अगर कोई ब्यूटी सैलून जाती हूँ, आधे से ज्यादा स्टाफ मुझे वहाँ मुस्लिम मिलता है। मेरा हेयर कट कोई कर रहा है तो वो मुसलमान है, आपसे आराम से बातें करेगा, आपकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करेगा और आपसे चीजें निकलवाएगा और फिर उसको आपके अगेंस्ट यूज करेगा। अब क्या होता है, ये पूरा रैकेट है। इट्स नॉट लाइक जो मेरे से बात कर रहा है वही आके वो मुझे अटैक करेगा, वही आके उस महिला को अटैक करेगा। ये पूरा रैकेट है। ये लोग आपस में, इनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग रहती है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फॉर्मेशन देता है, वो इंसान उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करता है, उसको स्ट्रेटेजाइज करता है, फिर वो तीसरे इंसान को जो उस महिला के लिए अप्रोप्रिएट है उनको भेजता है कि आप इसको पटाओ, इसको गिफ्ट्स दो, इसको खुश करो। और क्या है, हिंदू स्त्रियां, हम हिंदू धर्म बहुत टॉलरेंट रहा है हमेशा से, और हमारी स्त्रियां भोली हैं, थोड़ा मैं कहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली वीक माइंडेड हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपोजर। कई हमारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे महिलाओं को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, तो वो उनका सबसे पहले टारगेट रहता है कि हम कैसे इनके घरों में घुसें और उसके बाद घर में घुसकर उनसे शादी करके उनसे जबरदस्ती झूठ, फरेब, लालच, दबाव, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे इनका धर्म हम चेंज करवाएं, कन्वर्ट कराएं, इनको मूल धर्म, अपना जो इनका मूल धर्म है उससे नफरत कैसे हम इनको करवाएं और इनको ऐसे प्रश्न पूछे कि क्या है तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे राम ने सीता को छोड़ दिया। अब ऐसे प्रश्नों का महिलाएं, जब नॉलेज नहीं होगी, समझ नहीं होगी, धर्म संस्कार नहीं होगा, मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी, तो उत्तर नहीं दे पाते। फिर वो आगे अपने अगर पेरेंट्स को क्रॉस क्वेश्चन करते तो उनको नहीं मालूम होता। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 करके कैसे आपके दिमाग में घुस के सिवियर ब्रेन वॉशिंग करके आपको अपना धर्म चेंज करा के फिर आपका शारीरिक शोषण करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, वो वीडियोस यूज करके आपको अपने भाइयों के पास, उनके और फैमिली के पास ले जाके गैंग रेप होता है, क्या स्कैंडल होते हैं, आपको बेच दिया जाता है। तो इसका तो कोई एंड नहीं है इस रैकेट का। इट्स अ वेरी डीप रूटेड, डीप सीटेड प्रॉब्लम लाइंग इन आवर सोसाइटी एंड अनफॉर्चुनेटली सो मेनी पीपल जस्ट फेल टू सी इट। अब ऐसे में कि आपने कहा कि इसमें मूल रूप से मुस्लिम मर्द ही होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि लव जिहाद का जो केस है जब भी आता है तो इसमें एक ही रिलीजन के ही लोग जो है गुनहगार पाए जाते हैं? देखिए, जो भी मैंने आपको चीज़ें बोली कि ये शारीरिक शोषण हो गया, ब्लैकमेलिंग हो गई, अत्याचार हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये सब ऑफेंस है, ये गलत है, माननीय है। पर जब हम कोई भी, मैं और ये नहीं कह रही कि इंटर रिलीजियस मैरिज गलत है, ठीक है, अच्छी बात है, आप अडल्ट हो, आप में इतना है समझ है कि आप ये डिसीजन ले पाओ कि आपको किससे विवाह करना है, किसके साथ रहना है, नहीं रहना, बहुत अच्छी बात है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तब आती है जब हम डेटा देखते हैं कि जो इंटर रिलीजन मैरिज है, एक जैनाब साहब है, पाकिस्तान के रिपोर्टर है, बहुत जाने माने रिपोर्टर है, ये उनका खुद का क्लेम है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कश्मीरी यूनिवर्सिटी के कोई रिसर्चर थे, उनका डेटाबेस को साइट करते हुए ट्वीट किया था दैट जितनी इंटर रिलीजन मैरिजेस हो रही हैं उसमें प्रिडोमिनेंटली मेल्स आर मुस्लिम्स एंड फीमेल्स आर हिंदूज। इट्स नॉट इवन वाइसा वर्सा। प्रिडोमिनेंटली आपको लग रहा होगा 50%, 60%, नो, 94.8% ऑफ दीज मैरिजेस जिसमें हिंदू लड़की है और मुसलमान लड़का है, उसमें से 94% ऑफ मैरिजेस में से ये 65 to 68% या तो डिवोर्स होता है या इट रिजल्ट्स टू डेथ और डोमेस्टिक वायलेंस। A very 10 to 15% of the marriages result in suicides. This is a clear database. It's available online. और मैं जो भी आपके सामने आज बोलूंगी, it's all facts.
me being a lawyer, I can't present something to you that is not known or which is not the truth. It is happening and it is existing, and inter-religion marriage is not a problem. The marriage which is being done because of undue influence, force, pressure, greed, and with the intention of conversion is wrong. That is where the problem lies. And इसके लिए कई एंटी कन्वर्जन लॉज भी लाए हैं. तो 11 से 12 स्टेट्स हैं अभी हमारी कंट्री में जहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं. सबसे रिसेंट अभी महाराष्ट्र का है जो अभी तक सबसे स्ट्रिंजेंट लॉ है, जो कम से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा देता है, मास कन्वर्जन की भी सजा देता है कि 7 से 14 वर्ष की जेल है अगर आप नॉर्मल आपका रहता है धर्मांतरण. अगर महिला है या माइनर है तो वो 20 वर्ष तक की भी सजा हो सकती है. अगर मास कन्वर्जन है या आप उसमें फैसिलिटेशन कर रहे हो इस धर्मांतरण में तो उसकी सजा अलग है. इट्स क्वाइट स्ट्रिंजेंट, द लॉज आर इन प्लेस. सो अगर कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट कर रही है. बिल्कुल. और जब हम बात कर रहे हैं इंटरफेथ रिलीजियस मैरिजेस की, तो एज अ लॉयर आपका क्या विचार है कि क्या चेंजेस करने की जरूरत है कानून में जिससे ये चीजें रोकी जा सके? देखिए, कानून अपनी तरफ से तो अभी हम पिछले 10 सालों में कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत चेंजेस आए हैं इन अ गुड डायरेक्शन. बट ये एक ऐसा डीप रूटेड इशू है कि सिर्फ कानून इसमें मदद नहीं कर पाएगा. अब एक लड़की है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर उसने इंटरफेथ मैरिज कर ली और पता चला कि वहां पे तो बिल्कुल झूठा नाम बोल के उसको घर ले जाके उसके साथ अत्याचार हो रहा था कि मेरे साथ तो धोखा हो गया. अब हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उस लड़की को वापस, वो माने ही नहीं मानेगी, तो उस डर से वो सामने ही नहीं आएगी. तो प्रॉब्लम तो पहले एज अ सोसाइटी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. लॉ तो तब सामने आएगा ना जब मैं सामने आके कंप्लेंट करूंगी. कितने केसेस है जो सामने ही नहीं आते, हमारे सामने आते हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस ही नहीं कि ऐसे हो सकता है. अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम में हो गया तो लव जिहाद, किसी और में नहीं हुआ तो लव जिहाद नहीं है. आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो. वो प्रॉब्लम फिर बैक टू स्क्वायर वन वही आती है कि आप किस इंटेंशन से वो धर्मांतरण कर रहे हो, क्या इंटेंशन है आपकी इसके पीछे. सारी दिक्कत तो वही आती है. पहला जो लॉ में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये पहला जो शब्द जुडिशियली रिकॉग्नाइज हुआ था, ये केरला हाईकोर्ट का जजमेंट था. जस्टिस केटी शंकरन जी थे, तो उनके सामने मैं नाम भूल रही हूँ, शहजाद करके कोई दो मुस्लिम जन थे जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए आए थे. तो वो जजमेंट में उन्होंने खारिज किया और उन्होंने पहली बार वो शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा हमको समझ में आया है कि लव जिहाद और रोमियो जिहाद जैसा कुछ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और इनको फंडिंग मिल रही है और ये लड़कियों को का विश्वासघात करके उनका धर्मांतरण कर रहे हैं. ये जजमेंट में रिकॉर्ड हुआ. उसके बाद 2010 में केरला के ही सीएम थे, शायद वीएस अच्युतानंद थे. उन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा है और केरला में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से ये जो नंबर्स हैं लड़कियों का जो कन्वर्जन होने का बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. उसके बाद 2014 में उस टाइम के जो सीएम थे उन्होंने सेम बोला और उन्होंने तो डेटा के साथ बोला. उन्होंने कहा पिछले 1 वर्ष में 2500 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण हुआ है. और आयरनी ये है कि वो सीएम जो है वो लेफ्ट के. हाँ एग्जैक्टली, ये बात आपने बिल्कुल तो जो लोग अभी कहेंगे ना कि अरे ये तो अंधभक्त है जो बातें कर रहे हैं, तो अपनी आंखें खोलो, पट्टी खोलो और जाके देखो वो लेफ्ट के हैं. बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा. और उनकी कही हुई बात है कि ये हम किसी लिबरल सेक्युलर के सामने जाते, क्या तुम लव जिहाद क्या बोलते रहते हो, क्या ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता. पर आपको जब तक एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस नहीं है तो आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे. रोज मुझे केसेस में आ रहे, आज इस युवती ने सुसाइड कर लिया, आज ये हो गया, आज वो. आप अभी रिसेंट का ले लो, आफताब और श्रद्धा वालकर, क्या हुआ उसमें? नहीं पापा, मेरा आफताब ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है. बिल्कुल हुआ, बस टुकड़े टुकड़े हुए, फ्री. तब भी समझ नहीं आता. एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने सुना होगा स्वाति गोयल शर्मा और संजीव नेवार जी के, वो बहुत अच्छा एक चैनल चलाते हैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड. उसमें ये लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं. तो उसमें एक केस स्टडी आई थी जिसमें एक लड़की थी प्रिया. अब ये रह रही थी, एक लड़की थी चंचल, वो उसकी लैंडलॉर्ड थी. तो इसका डिवोर्स हो गया था प्रिया का और ये अपनी बच्ची के साथ आके चंचल के अपार्टमेंट में रह रही थी. तो एक मनुष्य आते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम सो एंड सो है, हिंदू नाम बताते हैं
और चंचल तब थोड़ी थी, अवेयर थी, जागरूक थी। उन्होंने कहा कि मुझे लड़का सही नहीं लग रहा, तो मुझसे बात मत करो। अब प्रिया थी डिवोर्स है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, कोई कुछ मान नहीं रहा, छोटा बच्चा है, उनको नहीं समझ आया बात। ये सब है, ऑनलाइन है, सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, ये सब इन्फॉर्मेशन। उन्होंने नहीं सुनी बात। कुछ समय बाद सडनली प्रिया और उनकी छोटी डॉटर कशिश ये गायब हो जाते हैं। तो चंचल ने इन मनुष्य का नाम, असली नाम था दिलशाद या शमशाद, एलियस के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो थी पर कहीं पता नहीं कहाँ भाग के चली गई। पर चंचल ने छोड़ा नहीं, पुलिस के पास रोज गई। उन्होंने कहा मेरे को इस लड़के पे शक है, इसने कुछ किया है, आप कार्रवाई करिए। पुलिस नहीं कर रही, पीछे पड़ी रही, तब जाके एफआईआर रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। और वो लड़की कहाँ मिलती है? उसके घर में जमीन के अंदर उसकी लड़की की और उसकी बेटी की लाश मिलती है। ये तो चंचल जैसे लोग थे तो हमें इनका पता चल जाता है। उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो पुलिस घर जा रही है, वहां खुदाई कर रही है, और फिर हम कहते हैं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आंखें मूंदने वाली बात है बस। अब ऐसे में आपने एक सोसाइटी की बात की, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, नाम नहीं लूँगा, हमारी एडिटर रही हैं वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हमारी फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। जैसे वहाँ पे क्या है कि एक लड़की के घर पे 2 रिश्ते आए, ठीक है। एक रिश्ता आया एक लड़के का जिसकी मदर की तबीयत ख़राब है, तो ये कहा गया कि आप जॉब नहीं करोगे, जब शादी के बाद कुछ टाइम आपको मदर की तबीयत देखनी पड़ेगी। एक तरफ उसके दोस्त ने रिश्ता भेज दिया घर पे, कोई इंस्टीट्यूट का फ्रेंड था, उस फ्रेंड की अपनी एक गर्लफ्रेंड रही है पहले, ठीक है। और जब उसकी वो गर्लफ्रेंड थी तो ये वो इससे बातें करता था, तो कई बार इसने सुना पीछे से उसके दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरी तो गर्लफ्रेंड और तू इससे ज़्यादा बातें करता है। तो उस चीज़ को भी उस लड़की ने इग्नोर किया। मतलब अब उसका ब्रेकअप हो गया, उसने रिश्ता भेजा कि नहीं आई लाइक यू, ये वो जो भी जबरदस्ती रिश्ता अपने पेरेंट्स के थ्रू ही भेजा। अब क्या है, क्योंकि वो दोस्त हैं, जानते हैं, और उस लड़की ने मुझसे डिस्कस किया था कि सर 2 रिश्ते हैं, तो मैंने उसको ये कहा था 2 लड़कों से मिल, क्योंकि ये जो जॉब होती है कई बार कंडीशनल हो जाती है कि आज आप सोच रहे हो कि वहाँ जॉब करने जाए, कल को उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाए जहाँ पे आप शादी करो, तो आपको तब भी मैनेज करना पड़ेगा। और आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो आप जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो समझा दो। और हम भी तो शादी के बाद 5-6 महीने तो आपको वैसे नहीं बुलाएंगे, चलो आप काम घर पे देखो अपना। उसके बाद हम, ऐसा होता है कि महीने में 1-2 बार ही एज अ टीम मिलती है, जैसे आज हम मिल लिए, शूट है तो पूरी टीम आ गई है ना। तो पर उस लड़की ने सोचा कि नहीं मेरा पुराना दोस्त है, जानती हूँ तो शादी कर लेती हूँ। अब उस लड़के ने अपने ट्रू कलर्स दिखाने शुरू किए। अब वो जैसे इससे अपनी गर्लफ्रेंड की बुराइयां करता था और चीजें निकलवाने की कोशिश करता था, वैसे इसकी फ्रेंड से उसकी बातें निकलवाने की कोशिश करता है। अब हमारी टीम थोड़ी सी फन लविंग है, मतलब ये जो लोग बैठे हैं ना, ये सारे फन लविंग है। हम लोग घूमते फिरते हैं, हम जब मिलते हैं तो सिर्फ मिलते नहीं है वो दिन, क्योंकि आप घर में, मुझे ऐसा लगता है आप घर में 10-15 दिन काम कर रहे हो, पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहे हैं इन लोगों की वजह से, तो जब आते हैं तो मैं इनको मतलब बिल्कुल दिल से हम लोग एंजॉय करते हैं वो दिन। वो हमारा फन का डे होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने काम किया। अभी हमारा 1 घंटे का शूट है, 1 घंटे का हमारा मान लो और शूट होगा, लेकिन हम पूरा दिन खा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं सब। अब उसकी सहेली इस चीज़ से चिढ़ गई कि मुझे ऐसी जॉब नहीं मिली, वैसी मिली, तो उसने कुछ कह दिया कि भाई मुझे तो इसका कल्चर अच्छा नहीं लगता जॉब का, ये लोग, इन लोगों को तो गिफ्ट्स काफ़ी मिलते हैं। ये मैंने रखा हुआ है, ये यश बैठा ये भी जानता है कि मेरी रील जिसने एडिट की और वो अच्छी चल गई, मिलियंस पे पहुंच गई, तो उसको गिफ्ट है। तो दैट इज माई वे टू से थैंक यू टू देम, है ना। तो उस चीज़ का इशू बनाना ये वो। और अब जैसे एक छोटा सा वो कि स्नैपचैट पे जब आप लाइक करते हो सबसे पहला ऑप्शन हार्ट का है, जैसे अनलाइक व्हाट्सएप वहाँ पे थम्स अप आता है। तो जब भी कोई स्नैप भेजता है हम सारे ही लोग हार्ट भेज देते हैं। मैं यश को भी हार्ट भेजूंगा, है ना, सोनू को हार्ट भेजूंगा, वैसे उसको भी हार्ट दे दिया, कोई फोटोग्राफ भेजी हमने कर दिया। तो अब उन चीज़ों का इशू बनाना शुरू किया। तो अब उस लड़की को समझ में आ गया कि लड़का सही नहीं है, मतलब आपकी अपनी गर्लफ्रेंड रही ये वो, लेकिन हमारी तो सिर्फ मेरी टीम अच्छी है, आपको इस चीज़ से चिढ़ ये वो। तो वो घर पे कह रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर उसके पेरेंट्स नहीं, अब तो सगाई हो गई। अब मैं ऐसे चीज़ में कि जब वो बाद में फंस जाएगी, और अगर भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कल को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लड़की को वापस आना पड़ता है, तो तब इन ऐसी लड़कियों का ये जो लव जिहाद वाले लोग हैं ये रिकॉर्ड रखते हैं, और ये फैक्ट है, ये रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, बिकॉज़ दे आर इजी टारगेट्स। तो ऐसे में एज अ पेरेंट आपको सोचना है कि अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, तो हमें ऐसी ऐसी चीजें, हमारा जो भी सामने वाला लड़का ऐसे कर रहा है, शादी के बाद तो उसके हाथ में कंट्रोल होगा। तो ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसा हिंदू वो लड़का भी ही इज इनटू दैट
माइंड स्टेट कि भाई मुझे तो सिर्फ कंट्रोल करके रखना है। अब मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, अब हम लोग जैसे हम प्लान कर रहे थे कि अगर हमारे पास थोड़ा बहुत और अर्निंग आ जाएगी चैनल से तो आई विल गिव लैपटॉप टू एवरीवन, है ना, टू वर्क। तो ही सेड कि आप उनसे लैपटॉप ले लो, उसके बाद मैं जॉब छुड़वा दूंगा। अब वर्क फ्रॉम होम कहीं और से करते रहना। तो उस लड़की ने भी कह दिया कि नहीं, फिर मैं लैपटॉप भी तो वापस करूंगी, वो तो काम के लिए होगा। तो मतलब माइंडसेट आपका जब ऐसा है, आपको पता है, तो यहाँ पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि नहीं यार, अभी तो सगाई हुई है, यही खत्म करो चीजें। आप लड़की की उम्र भी 23-24 साल है, अभी बहुत टाइम है, आप ढूंढिए अच्छा लड़का जी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को करना चाहिए कि पेरेंट्स टाइमली समझ जाएं इन टर्म्स ऑफ अरेंज मैरिजेस, है ना, कि टाइमली समझ जाए चीजों को। हाथ आज आप खींच सकते हो, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में आप इजी टारगेट हो जाओगे इन लोगों के लिए। बिल्कुल। तो आपका सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको समाज में अरे डाइवोर्स वाली लड़की, एक दूसरा भी है पहलू कि भाई लव जिहाद वालों से आपको बचना है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को यहाँ चेंज होना पड़ेगा। सही बात है, पर ये तो बहुत आपने छोटा सैंपल साइज लिया। ये तो आपका शुरुआत हो जाता है स्कूल से। आपके स्कूल में आपकी फ्रेंड होगी रुखसार कहेगी यार तू तो बहुत सुंदर है यार, मेरा एक भाई जैसा है, तू उससे मिल, तुझे पसंद करता है। फिर वो आप महिला मिलेगी उससे, भाई से, वो उसको गिफ्ट ला के देगा। गिफ्ट कहाँ से मिल रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो तो चलिए अलग है पूरा सिस्टम। फिर वो उससे मीठी मीठी बातें करेगा, तो यहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये तो फिर भी मिडिल एज वुमन है जो शायद फिर भी केपेबल हो समझने की कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। पर आप अंडर एज लड़कियों को, अंडर 18 लड़कियों को कैसे कंफ्यूज करके, ब्रेन वॉश करके, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं। इट स्टार्ट्स वे यंग, वे यंग। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स आर पार्ट ऑफ दिस रैकेट। दे विल आस्क गर्ल्स टू सिट विद सर्टेन काइंड ऑफ बॉयज। अब आप बच्चे को तो मना तो नहीं करेंगे, तो सीनियर है, हमारे संस्कार में नहीं है, बड़े हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे टीचर हैं, हम क्यों मना करें। पर इनका सिस्टम ऐसा है कि आपको किसी तरह उनके लपेटे में ले आकर बस आप उसके बाद निकल ना पाओ, उसके बाद शादी कर लो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी अब तो हो गया। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर बिल्कुल ही कर लो, या प्रेग्नेंट हो गई और लड़का छोड़ के चला गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स they've cracked the code कि जो हिंदू लड़कियां हैं ना, ये बड़ी संस्कारी हैं और ये शादी को और प्यार को बड़ा एपिटमी मानती हैं। और इसका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है, बॉलीवुड। कि बॉलीवुड ने ऐसा दर्शाया कि प्यार तो मतलब इतनी बड़ी चीज हो गई कि इसके बिना या इसके अलावा या यू हैव नो लाइफ, योर होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड इट। एंड नॉट जस्ट दैट, वो ऐसे प्रेजेंट किया गया ये लव जिहाद। एक्चुअली इससे मुझे याद आया कि कैसे बॉलीवुड में घुसा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्होंने समझा कि कैसे लोगों के माइंड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने फंडिंग दी बॉलीवुड को, बॉलीवुड ने ये दर्शाना शुरू कर दिया। एक मूवी थी बेवफा से वफा, नहीं बेवफा से वफा, ये जूही चावला इस मूवी में थी। इट्स अ मुस्लिम फैमिली सेटअप एंड उसमें कुछ तो है, पॉलीगमी है, जिसमें वो बोलती है अपने फादर इन लॉ से कि ये इस्लाम में क्यों अलाउड है एक से ज्यादा शादी। और वो उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे हाँ हम तो बेचारी ये और लड़कियां हैं, उनकी मदद करते हैं, जिनकी कोई शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, हमको तो उनको टेक इन करते हैं, ऐसे बताया। एंड दिस इज वे बैक लाइक 90s 80s की मूवी है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, मूवीज दोनों साइड की बनती थी, है ना। हिंदुओं के भी उससे बनती थी, लड़कियों की भी बनती थी मूवी कि भाई लड़कियां मुस्लिम हो। लेकिन एक मूवी आई थी बीच में, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, दर्शक जाके गूगल कर सकते हैं, वो मूवी बैन है अब इंडिया में। मूवी नेम वाज दहक। तो दहक में सोनाली बेंद्रे मुस्लिम लड़की थी और अक्षय खन्ना हिंदू लड़का है। लेकिन दोनों पीर बाबा की मजार पे या कहीं जाते हैं, पहली बार जो देखते हैं। अब वो पीर बाबा की मजार में आजकल हिंदू भी बहुत जाने लगे ना, वो वाला सीन था। तो वो उसको लगता है ये मुस्लिम है, इसको लगता है वो हिंदू है, एंड दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर। आफ्टर जब इमोशंस डेवलप हो जाते हैं तब पता चलता है नहीं वो मुस्लिम है, ये हिंदू है। अब उस चीज पे दंगे होने लगते हैं, मतलब वो मूवी में दिखाया गया है, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा मामला भी बिगड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया। मतलब और आप मानेंगे नहीं कि बॉलीवुड के ही लोग गए उसको बैन करवाने के लिए। जो लोग लव पे मूवियां बनवा रहे हैं कि भाई हाँ मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, लेकिन उन्होंने वो बैन करवाई मूवी कि इससे जी बॉलीवुड को नुकसान हो जाएगा। वो मूवी बैन हो गई। उसके मूवी के एंड में दोनों को गोली मार दी जाती है, हीरो हीरोइन को, ठीक है। और जब घर वाले मान जाते हैं लगभग,
तब उसके बाद तो कहीं ना कहीं माइंड सेट बॉलीवुड ने वो, जैसे आजकल एक जिनके घर के नाम तो रख दिए गए रामायण के ऊपर, लेकिन जब शादी मुस्लिम से कर दी तो आप इतने हो गए कि आपने मोदी को गालियां देनी शुरू कर दी, और आप झारखंड नहीं दिख रहे। झारखंड के स्टूडेंट उनके लिए स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए स्टूडेंट सिर्फ जंतर मंतर पे बैठे वो लोग थे जो मोदी जी को गालियां दे रहे थे। खैर वो भी स्टूडेंट्स नहीं थे। हाँ, वो भी स्टूडेंट नहीं थे, जो आर्मी को गालियां दे रहे थे, जो मोदी जी की माँ को गालियां दे रहे थे, और जो कहते हैं ना गालियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब हमारी तरफ से वही गालियां आपकी माँ बहन के लिए, भैया अब क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर रहे थे। मैं टीवी पे देख रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहे तो क्या हो गया, माँ बहन की गालियां तो आजकल नॉर्मल है, तो भाई ले लो, अपने माँ बहन के लिए भी ले लो हमसे, हम बोलेंगे नहीं वो वर्ड्स, लेकिन मान लो, ठीक है। नहीं वो तो खैर सीजेपी तो एकदम ही अलग टैंजेंट पे था, वो हाँ, तो लेकिन ये बॉलीवुड करवाया गया था। बॉलीवुड जब कूदा, क्योंकि आपने जैसा कहा ना, बॉलीवुड हर एंगल से फंडिंग, इसीलिए मैं अगला सवाल मेरा ये कि एफसीआर एक्ट जो ला रहे थे ये लोग, जिसकी वजह से एक्चुअल में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है जी, आप चाहे कितना भी हाँ। कह लो कि नहीं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा नुकसान ये उन्हीं को होता है ना जो वहां हाँ, बैठे थे, जो वहां प्रोटेस्ट बैठे करने। थे, ठीक है। वो चाहे सोनम वांगचुक थे, उनकी भी फंडिंग रुकनी थी, और ये फंडिंग वो है एक्चुअल में कुछ ऐसा है नहीं। एफसीआर एक्ट पहले से भी था, अब थोड़ा सा उन्होंने उसको सख्त कर रहे थे कि आप जब फंडिंग लेंगे तो आप बताएंगे कहाँ का यूज हुआ। जी, ऐसा नहीं कि भाई आपने फंडिंग ले ली और कहीं पे यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो नहीं पहले तो डर क्रिएट किया जाता है ना, किया जाता है, हाँ, कि आपके खिलाफ कुछ हो रहा है। वो किसान प्रोटेस्ट में भी तो यही था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आयरनी ये है कि यूपी में वही कानून लागू है किसानों के जो काले कानून कहे गए थे, उसके बाद पंजाब के किसान चाहते थे कि हम हरियाणा और यूपी जाके बेचें। All these protests are to destabilize the country. बिल्कुल। तो वो तो इंटेंशन ही। अब ऐसे में एक सवाल, जैसे एक सवाल तो ये आ गया था कि हाँ, लव जिहाद में एक ही धर्म के लोग गुनहगार पाए जाते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान में लव जिहाद हो भी सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ रहा है? क्या ये सच है? देखिए, आया ही इसीलिए क्योंकि ये हो रहा था। जो हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी रिपोर्ट्स देखेंगे, सडनली ये स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, दे स्टार्टेड सीइंग द change in population, crimes against women, sudden peak rise. So this came into existence because this had been happening for a long time. लव जिहाद आया इसलिए क्योंकि हम जो, मैंने आपको डेटा दिया कि जो सारे मुस्लिम लड़के हैं वो टारगेट इनका क्या है, ये पैदा होते ही सबसे पहले इनको क्या सिखाया जाता है कि जो आपके दीन का नहीं है वो गलत है, वो काफिर है, उसका गला काट दो। अरे एक इनके मौलाना साहब है कलीम सिद्दीकी करके, तो अभी तो ये बेल पे हैं, पर ही वाज नोन फॉर मास कन्वर्जन्स। एंड अगर आप इनके क्लिप्स देखेंगे तो ये कहते हैं कि अरे तू हिंदू है, तू तो बहुत अच्छा आदमी है यार, मैं नहीं चाहता तू जहन्नुम में जाए, तो तू कन्वर्ट हो जा। या एंड ही इज आल्सो सेइंग दैट हिंदू तो इतने भोले होते हैं, अगर हम उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम पे लानत है। ऐसी बातें कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि आपको कैसे उनको अपने लपेटे में लेना है, और फिर हम ऐसे पूछते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये एक ही मजहब कर रहा है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम लड़की से शादी करके उसको धर्म चेंज करने को, मैंने तो एक केस ऐसा नहीं सुना। आज तक आपने सुना है कि हिंदू लोग धर्मांतरण कर रहे हैं? हम ये जरूर कर रहे होंगे कि घर वापसी हो जाए, कि जो कन्वर्ट हुए हैं वो वापस अपने मूल धर्म में आ जाए, पर हम ऐसे कभी सोचे, इतने हमारी माताएं घर में पूजा पाठ करती है, टॉलरेंट है, अतिथि देवो भव, जो आए, हमारे तो आइडियल्स इतने परफेक्ट हैं कि हम किसी को बुरा सोचते थे ना समझते थे, एंड दैट वाज आवर डूम एक्चुअली, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। एंड नाउ वी आर सो इनटू इट कि हम ये देख ही नहीं पा रहे जो हमारे साथ ही गलत हो रहा है। नहीं, सब अच्छे हैं, पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक डिक्लेयर्ड कंट्रीज हैं, पर कोई हिंदू डिक्लेयर्ड कंट्री है नहीं। जब कोई हिंदू डिक्लेरेशन की बात करे तो आप एंटी इंडिया हो, आप सेक्युलर नहीं हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी ना आता हो। तो मजहब तो एक ही टारगेट कर रहा है। कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं ये तो सिर्फ निचले लेवल पे हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, मुस्लिम नहीं है, वही लोग ऐसा कर रहे हैं जिनका पैसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इसी चीज को, और सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान पे चलता हूँ, पाकिस्तान में सईद अनवर, इंजमामुल हक, इन सब की, और शाहिद अफरीदी, इन सबकी स्टेटमेंट्स है कि हमने फलाने क्रिकेटर्स को हमने कन्वर्ट करने की, वो चाहते थे कि आ जाए हमारे धर्म में। मैंने उनको बताया कि तुम्हें एक तो वीडियो है लाइव रिकॉर्ड हुई थी एक मैच में, जिसमें एक श्रीलंकन प्लेयर जा रहे हैं बैटिंग करके, साथ में आई थिंक
सोहेल है, कौन है, पाकिस्तान के क्रिकेटर, उन्होंने कह रहा है कि नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तुम वही जो आपने बात कही कि आप स्वर्ग जाओगे अगर आप इस्लाम वो कर लोगे 72 तो हूरें आपको मिलेंगी। 72 हूरें मिलेंगी ये वो, और आपको जो है मतलब वरना आप जहन्नुम में जाओगे, है ना। तो ये चीजें तो जिनके पास पैसा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक वो तक कर रहे हैं, मतलब एज अ मिशन उन्होंने ये लिया हुआ है। अब ऐसे में जब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो नीचे लेवल पे हो रहा है, तो लोगों को कैसे समझाया जाए कि नहीं भाई साहब ये हर लेवल पे है। समझाने के लिए पता है क्या है आपको, मैं कहती हूँ उसको ट्रिपल ए, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। पहले तो आपको पता होना चाहिए हो रहा है, होने के बाद आप एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सच में आपके घर भी हो सकता है। नहीं उधर हुआ तो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये नहीं चलता। दिस इज ऑल वन सिंगल माइंडसेट एंड देयर ऑल वर्किंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वी शुड लर्न बिकॉज वी हैव नो यूनिटी। एंड थर्ड इज टेकिंग एन एक्शन, कि उस पे अगर हमारे साथ नहीं तो किसी और के साथ ना हो, उसके अगेंस्ट हमको बात करना चाहिए, बोलना चाहिए कि दिस इज हैपनिंग। You just fail to do bare minimum Google search of this. So many cases are lined up. Indefinitely, कल थोड़े दिन पहले की बात है कि हमारे पास एक केस आ रहा है, एक लेडी आई है, उन्होंने शादी कर ली मुसलमान से, प्रेग्नेंट कर दिया, वो छोड़ के जा रहा है, हरास कर रहा है, और उन्होंने भी उनके अश्लील फोटोज वीडियोस लेके डिवोर्स पिटीशन में डाल दिए, पब्लिक कर दिया सब रिकॉर्ड। कोर्ट रिकॉर्ड इज पब्लिक रिकॉर्ड। तो ये तो हो रहा है, पर हम कहते हैं कि होता ही नहीं है। तो दिस इज आवर फैलेसी ना। बिल्कुल। अब आपने बीच में एक बात कही कि इनको फंडिंग आती है, लेकिन कई बार सवाल ये उठता है कि फंडिंग आती है तो आती कहाँ से है? तो अगर इस पे कोई रोशनी डालना चाहे तो। इससे पहले मैं इसका आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। पहले के टाइम में जब राजाओं के बीच में, मतलब शासनों के बीच में विवाह होना होता था, तो ऐसा राज्य चुनते थे जो बहुत हाई स्ट्राटा हो अपनी बेटी के लिए, पुत्री के लिए। तो क्यों करते थे? इससे क्या फायदे होते थे? सोशल इम्पैक्ट होता था, नेटवर्किंग होता था, बहुत एडवांटेजेस होते हैं आप जितने अपर स्ट्राटा में विवाह करते हैं। अब ये इनको भी पता है कि अगर हम एलीट क्लास को टारगेट करेंगे तो हमें उतना एडवांटेज होगा, उतना हमारा नेटवर्किंग होगा, उतना हमें ठप्पा मिलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि हम तो वहां तक पहुंच गए, तो वो लोग तो बेवकूफ होते नहीं। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए उनको उतना एलीट बनना पड़ेगा, उतना एलीट बनने के लिए पैसे बहुत चाहिए। अब ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? इसके बहुत मीडियम्स हैं। इट कुड बी फॉरेन फंडिंग, it could be political organizations that want to destabilize our country, which is very evident lately. It could be आपने PFI का नाम सुना है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी अपनी अध्यक्ष जैनाबा, उन्होंने माना है, ये इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उन्होंने माना कि हाँ मैंने 5000 से ज़्यादा लड़कियों का धर्मांतरण हमने करवाया है, और हमको बाहर से फंडिंग आती है, फॉरेन से फंडिंग आती है, हमको वहाँ से पैसे मिलते हैं कराने के लिए। ये सब हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए है, हमारी हिंदू पॉपुलेशन को कम करने के लिए है, और कैसे कि हम विमेन को अगर कन्वर्ट करेंगे तो दे विल बिकम अ मास प्रोड्यूसिंग मशीन्स ऑफ किड्स, सो द नेक्स्ट जनरेशन एंड लेगेसी इज ऑल्सो मुस्लिम्स। How to increase our population, and for that you only need money and a lot of organization, terrorist group, foreign organization, political groups, everyone is accountable and responsible for that money being given to them. अब ऐसे में क्या यूसीसी कानून अगर आ जाए तो क्या कुछ चीजों पे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए यूसीसी थोड़ा सा अलग इशू हो गया, उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें अगर आएगा तो ऑब्वियसली कि ये होगा कि जो बात कही जा रही थी, हर परिवार में 2 या 3 बच्चों की ही परमिशन होगी, उसके बाद आपको कोई सरकारी। देखिए फिर वो हिंदुओं पे भी लागू होगा। हम हिंदुओं के लिए नहीं चाहते ना 2-3 बच्चे हों, हम तो चाहते 5 बच्चे हों। हम इकलौता हिंदू राष्ट्र हैं, हम चाहेंगे कि बढ़े, तो वो हमारे ऊपर भी तो नुकसान है, तो हम वो बंदी तो नहीं लगाना चाहेंगे। उन पे लगाओ, उनके लॉ पे लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक देश में एक कानून हो, लेकिन जैसे सरिया कानून चल रहा है, हाँ बिल्कुल, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड है, ऐसे हिंदू लॉ बोर्ड भी अगर होता है तब तो ठीक है, वरना फिर बंद कीजिए। इसकी बात भी छिड़ी थी बिल्कुल, पर जब इसकी बात आती है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनसेक्युलर है। कानून में एक टर्म है स्पेशल मैरिज एक्ट, है ना, जिसमें इंटरफेथ मैरिजेस को सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया, बट उसका सहारा ना लेके और कन्वर्जन पे जोर डाला जाता है ना। तो क्या सोचते हो कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि भाई हमें तो पता है कि यहाँ से सहारा मिल जाएगा, हम उसमें भी क्या है, उसमें आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं इस व्यक्ति से शादी कर रहा हूँ, ये नोटिस पे डालना होता है, एंड पर दिस आल्सो डज नॉट परमिट यू टू चेंज योर रिलीजन।
स्पेशल मैरिज एक्ट, यू माइट बी इंटरफेथ मैरिज जरूर होगी, पर आपका ये नहीं कि धर्मांतरण हो जाएगा. Okay. You both can still have your own religion. Hmm. It is just in a system where दो रिलीजन इन्वॉल्व है, तो दोनों में से किसका लॉ लगेगा, तो उसके लिए हमने स्पेशल मैरिज एक्ट कर ली. Religion, forced religious conversion is illegal. It is banned in India. It should not be happening. So many states have made it illegal, have made it a punishable offense. Forced illegal conversion is prohibited. अब ये तो हुई बात फोर्स्ड की, लेकिन अगर कोई सिर्फ शादी करने के लिए रिलीजन चेंज करता है, ऐसी सिर्फ शादी करने के लिए कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, इसके लिए मैं रिलीजन चेंज तो अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अब तो खैर तो वो 3 तलाक वाला मामला भी, हाँ, तो ऐसे में ठीक है, उनकी वो- अपनी कंसेंट है, तो उसमें कोई है ही नहीं. तो ठीक उसमें है. क्या कानून अलग सिचुएशन से नहीं देखता उसको? नहीं, अगर फोर्स बहुत क्लियर डेफिनेशन है. अगर मैं उत्तर प्रदेश का लॉ ले लूँ एंटी कन्वर्जन का, कि लालच, झूठ, फरेब, अल्योरमेंट, दबाव, ये सब कारणों की वजह से अगर आपका रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, आपने शादी के लिए प्रॉमिस किया हो और आप नहीं कर रहे, इसके वजह से, तो ये सब कैटेगरीज दी हुई हैं. इफ इट फॉल्स इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन. अब अगर कोई व्यक्ति पहले रिलेशनशिप बनाता है और फिर बाद में कन्वर्जन और पे प्रेशर डालता है, तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूफ करना होता है कि जिसकी वजह से सामने वाले को सजा मिल सके? इनकी फैमिली आके आगे बढ़ सकती है, विक्टिम आके बोल सकता है. इनकी सजा और बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत बेयर मिनिमम है. उसके बाद कोर्ट के सामने तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं. जैसे नॉर्मल डिवोर्स केस चलता है, वैसे ये भी चलेगा. उसमें आप कैसे प्रूफ करते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, नहीं हुआ था? यहाँ पे महिला आके बताएगी कि अत्याचार हुआ है, फोटोज है, रिकॉर्डिंग्स. अगर महिला में इतनी अकल आ जाती है कि हाँ मुझे इसके अगेंस्ट फाइट करना है, तो FIR दर्ज कराए, प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी. वो दिखाएगी कि कैसे मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस किया है, मुझे बिल्कुल नकार दिया है, मुझे गौ मांस खिलाया है. ये भी होता है. आपने अगर केरला स्टोरीज देखी तो उसमें भी दिखाया है. क्या बोलते हैं, क्यों खाना है गौ मांस? क्योंकि आपकी सेहत कैसे बनेगी घास फूस खा के. ऐसे आपके, पहली बात तो आपको इतना मैनिपुलेट ही कर देते हैं कि लड़की को समझ ही नहीं आता है कि वो, उसको लगता है वो सही रास्ते पे जा रही है, और सच में मेरा धर्म बहुत बेकार है. जो मुझे सिखाया जा रहा है उसमें कोई वैल्यूज नहीं है, और इनका एक भगवान है, वो बहुत अच्छा भगवान है, और उन्हीं को फॉलो करो. और हाँ, मेरा जो ये रिलीजन है उसमें कुछ ना सिखाते हैं ना कुछ करते हैं, कुछ लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है. तो पहली बात तो उसको ये अवेयरनेस होना कि मेरे साथ गलत है, वही बहुत फारफेच्ड होता है. वो सब कुछ पहले तो मानने लगती है, चलिए बहुत कुछ फॉर्चुनेट हो गया, लकी हो गया, दिमाग चेंज कर लिया, तो देयर आर सो मेनी वेज दे कैन बी प्रोटेक्टेड. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन ग्राउंड लेवल फॉर देयर प्रोटेक्शन, बट यू नीड टू कम इन फ्रंट एंड टॉक अबाउट योर स्टोरी दैट दिस इज हैपनिंग. there are laws in place to protect you. अब ऐसे जब में- एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, जब यूपी का ये लॉ आया था, तो विद इन 6 months 100 केसेस वर रजिस्टर्ड विद इन 6 months. दिस इज 2021 जब ये लॉ आया था. उससे पहले कुछ था भी नहीं. आप विश्वास कर सकते हैं, मैं बात कर रही हूँ 7th 8th सेंचुरी से जो चलता आ रहा है, 2021 तक कुछ था ही नहीं. अब ऐसे में जब सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं ना, तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि हम जेन्युइन केसेस ऑफ क्वेश्चन जो है या फ्रॉडेंट कन्वर्जन्स जो है, इन पे सवाल ही ना उठाएं. क्या इसको हम सेकुलरिज्म का तबका देके जो लोग कहते हैं कि अरे यार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आप सेकुलर नहीं हो, लेकिन इसकी आड़ में कहीं ना कहीं चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. पहले तो ये सेक्युलरिज्म तो वर्ड होना ही नहीं चाहिए. ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड भी नहीं है, कहीं आता भी नहीं है. ट्रूली इट्स सेक्युलरिज्म. बट अगर ऐसे में हो रहा है, तो इट इज मोर ऑफ अ मैटर ऑफ गाइडिंग दैट वुमन हु इज फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप. एज आई सेड दैट यू आर सो मैनिपुलेटेड दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. Then even if they're saying it's voluntarily, it's consensual, and क्या हमें उसके against आवाज उठानी चाहिए? We need to assess the situation, how it should be handled. A lot of factors and variables are involved in this case. If the girl herself or the family is not coming in front, you're not left with a lot of options. That is why from the basic foundational level only, we need to start inculcating these values that everyone's alike. All of these people are alike and they're working together. अभी एक सीजन आ रहा है हमारा जैसे त्योहारों का, है ना, और आपको पता है कि वैसे तो हिंदुओं के सारे त्योहार हराम है, लेकिन उनको जाना है डांडिया खेलने, हाँ, नाम बदल के, और वहाँ करने हैं टारगेट्स. तो ऐसे में
जब डिमांड उठती है कि नहीं आप आइडेंटिटी प्रूफ करके ही अंदर जाओगे तो काफी लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन को हिंदुओं को कैसे हैंडल करना चाहिए? पहली बात तो जब आप हराम मान रहे हो तो आपको क्यों गरबा खेलना है? गरबा क्यों खेलते हैं? कोई डांस एक्टिविटी नहीं है ये, देवी की पूजा मानी जाती है। आप तो कहते हो आइडल वर्शिपर्स काफिर हैं, उनको या तो मार दो या काट दो या धर्मांतरण कर दो, फिर आपको क्यों पड़ी है कि गरबा में आपको जाके डांस करना है? ये तो हाँ हम बोलते नहीं, ये तो हम देखते नहीं, तो हम क्यों आइडेंटिटी चेकअप कर रहे हैं? ये तो हमें दिखता है कि हाँ, क्या इसका रिलीजन है, हम क्यों पूछे क्या फर्क पड़ता है, सबको एक्सेस होना चाहिए, ये तो हमको दिख रहा है। पर हमें ये नहीं दिख रहा कि जब वही आदमी पीछे जाके बोल रहा है कि जो तू कर रही है वो बिल्कुल गलत है, जो तेरा भगवान तुझे दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, तब आप क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तो कहोगे हाँ यार तू तो सही कह रहा है, ऐसा तो सच में नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और उनको पता होता है कि आजकल की स्त्रियों को कुछ अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है, तो वो इसका खूब फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं इसमें ये कोई देवी पूजा नहीं है, दिस इज जस्ट अ डांसिंग एक्टिविटी, जस्ट अ फन, जैसे आप पार्टी करने जाते हो तो वैसे ही सिस्टम है, तो गलत हो रहा है, आपको वैसे भी पल्यूट करेंगे। और ज्यादातर लोग आप देखेंगे जो इसके खिलाफ बोलते हैं वो हिंदू ही होते हैं, मुस्लिम नहीं बोलेंगे इतना कि आप क्यों ऐसे चेक कर रहे हो, पर ये हिंदू ही बोलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सावरकर जी ने भी कहा था, हिंदू हिंदू का ही दुश्मन है। हिंदू का दुश्मन है, ये बात तो बिल्कुल सच है। और अगर जैसे आपने कुछ बात कही ना, कन्वर्जन एक्चुअली दूसरा एक और भी तबका है जो कर रहा है, वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा वही लोग कर रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं वो माइंड से खेला जाता है और काफ़ी रूट लेवल पे। एक केस मुझे याद आता है कि एक क्रिश्चियन स्कूल का केस है। तो जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल बस छोड़ने जाती है। अब स्कूल बस जब छोड़ने जा रही है तो रास्ते में स्कूल बस खराब हो गई है। अब वो ड्राइवर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो पीछे बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो हिंदू ही हैं। अब वो बच्चे कौन से, प्राइमरी स्कूल के छोटे, तो उनको बोला था बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोला, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं स्टार्ट हुई। बोलो जय हनुमान बोले बच्चे चिल्ला के, नहीं स्टार्ट हुई। 3-4 बार आपने जय माता दी ये सब बुलवा दिया। फिर बोलो हालेलुया बोलो, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो देखा किस भगवान में, मतलब ये ड्राइवर तक को इंक्लूड किया जाता है कि देखो हमारे भगवान में ज्यादा पावर है। ऐसे ही एक केस हुआ था भी किसी गांव में। तो ये लोग क्या करते हैं कि क्रॉस तो ले जाएंगे ये लोग लकड़ी का, और हमारी मूर्तियां जो है पत्थर की होंगी, तो पानी में डालेंगे, कहेंगे देखो तुम्हारा डूब गया, हमारा वाला फ्लोट कर रहा है। तो उस गांव का कोई एक बंदा था समझदार जो पेट्रोल लेके पहुंच गया। उसने कहा दोनों को जलाते हैं कि दोनों को जला के देखते हैं। तो भाग गए। तो ये हिंदुओं को ये करना पड़ेगा, आप डिफेंस में नहीं बैठ सकते। आप जब तक डिफेंड करते रहो, बातों को भी कितना आसानी से मान लिया जाता है। बिल्कुल, तो वही कह रहा हूँ, आप डिफेंड मत कीजिए। जिस दिन आप लोग आ जाएंगे एकदम, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग आपके अटैक करते हैं ना, आप भी अटैक ही करो, बजाय इसके कि यहाँ पे आप सही कह रहे हैं, पर यहाँ पे डिफेंड करना भी बहुत आवश्यक है। डिफेंड करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, वो कोई करना नहीं चाहता, पढ़ना कोई चाहता नहीं। उसमें एक चीज है, मैं हमेशा कहता हूँ और ये वॉरियर से भी कहना चाहता हूँ सबसे, कि हम ना यही जो जैसे मैम कह रही है कि हम लोग बड़ी जल्दी मान लेते हैं कि हाँ हमारा धर्म खराब है। जब आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, किसी और धर्म में भगवान खुद नहीं आए आपको सिखाने कि आपकी जीवन पद्धति क्या होनी चाहिए, आपको कैसे जीना है। राम जी आए, विष्णु जी का रूप थे, कृष्ण जी आए, तो राम जी ने मर्यादा में रहना सिखाया आपको, विष्णु थे खुद। कृष्ण जी आए, उन्होंने आपको सिखाया कि लीलाएं कैसे करनी है और अधर्म के खिलाफ कैसे लड़ना है, वो सिखाया। किसी और धर्म में भगवान खुद नहीं आए, उन्होंने मैसेंजर भेजे। आप उठा के कोई किताब ले आइए कि हाँ ये खुद आए थे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हम उनकी पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं कि उनके जो आइडियल्स हैं वो हम में आए। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे कल आज सुबह की बात है, मैं यहाँ स्टूडियो आने से पहले छोले भटूरे खाने चला गया। तो जेल रोड पे एक नई शॉप खुली है हमारे, क्या नाम है यार, यश नंद किशोर दी हट्टी। उनके यार छोले भटूरे जरूर ट्राई करना, मतलब उस वहाँ पे रामा भी है, सब है, लेकिन उनके बहुत लाइट है। एक मेरे साथ जाके साइड में ही 2 बंदे आके बैठ गए, एक सरदार जी सामने बैठ गए, इधर एक आदमी और बैठ गए, और खाना खाने से पहले उन दोनों ने हाथ जोड़ा खाने के लिए। तो हमारे धर्म में तो कण कण में अन्न में भगवान है, हमारे में ये सिखाया गया। कौन सा धर्म और है? हम कई लोग कहते हैं, एक मेरी डिबेट हुई थी किसी मुस्लिम हमारे वो थे प्रोजेक्ट मैनेजर ही, और वो कहने लगे कि यार, मैं उनको ये कहता था कि हमारे यहाँ जो भी चीज लिखी है उसके पीछे या तो साइंस है या लॉजिक है। मेरे वेदों में 10,000 साल पहले लिख दिया गया था कि जब 12 अवतार पृथ्वी लेके निकले तो पृथ्वी गोल है। फिर वो कहते थे पृथ्वी पानी में कैसे डूब गई। अब नासा ने फाइंड आउट किया कि जी यहाँ से 300 प्रकाश वर्ष दूर
एक ऐसी पृथ्वी का रूप मिला है जिसमें पानी 70% और वो हमारी पृथ्वी से ही 112% 112 गुना बड़ी है, तो वहां डूब सकती है ना। तो नासा खुद प्रूफ कर रहा है। नासा तो अब हमारे एस्ट्रोलॉजी को भी मानने लगा है, राम सेतु को उन्होंने प्रूफ किया। तो मैं ये कह रहा था कि सीधा सीधा कि हमारे यहाँ तो लॉजिक है या साइंस है। जैसे लॉजिक की बात करूं, छोटी सी एक कोई एग्जांपल, कोई बच्चों वाला नहीं है। हमारे कहते हैं कि बेटी के घर का नहीं खाना, कहते थे ना, अब नहीं कहते हैं। उसका रीजन है, पहले घर में कोई अमीर होता था, मतलब घर में किसी के पैसे, गांव को कोई एक जमींदार, बाकी सब गरीब, तो सोचते थे यार हम उनके घर जाएंगे, एक बंदे का खाने का बोझ बढ़ेगा। आज कौन कर रहा है? आज तो दोनों समधी बैठ के रात को चल रही है बातें चल रही है ना। तो वो सब लॉजिक था उसके पीछे, या साइंस है ना। हम सूरज को अर्घ देते हैं, सुबह पीले पानी को देना चाहिए, उससे आपकी आंखें साफ होती हैं, ये साइंस प्रूफ करती है। लेकिन आपकी एक चीज बता दो किसी भी धर्म की जो साइंस पे हो, तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर हम लोग जो नॉनवेज खाते हैं उसमें हम धीरे धीरे खून बहाते हैं तो ताकि सारे बैक्टीरिया निकल जाए, तुम लोग तो झटका खाते हो। मैंने कहा भैया हमारे खाने का है ही नहीं, किसी वेद में नहीं लिखा कि आप खाओगे। कहते फिर खाते हो। मैंने पाप करते हैं। तुम मुस्लिम होकर भी तो दारू पी रहे हो, वो हमारे मैनेजर पीते थे। तुम भी तो दारू पी रहे हो, तुम्हारे में लिखा है ना हराम है, तो पाप तुम भी कमा रहे हो, पाप वो भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो लिखा कहीं नहीं है, लेकिन जो चीजें लिखी हैं उनके पीछे साइंस। और मैं लोगों को कहूंगा कि पढ़ें, हमारे वेद पढ़े, हमारे शास्त्र पढ़े। जिसको लगता है, मैं सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बॉलीवुड ने, हाँ सही कह रहे हैं आप, सिर्फ हमारा ना पढ़े, उनका भी पढ़े। और बॉलीवुड ने जो आपका दिमाग खराब किया ना कि पंडित ये है वो, जो एस्ट्रोलॉजी ढंग की जानता है, मैं 4 नाम तो आपको किसी भी पॉडकास्ट में दे दूंगा अगर आप लिखेंगे। उनके पास सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेके और प्लेस लेके पहुंच जाना, वो आपकी एक मिनट की कैलकुलेशन दे देंगे कि ये हुआ था। मैं वो बंदा हूं जिसका जब 2004 में रणजी में नाम गया तो मुझे 20 मई को पहला मैच खेलना था। 5 मई को मुझे मेरे ही दोस्त ने जो एस्ट्रोलॉजी अच्छी जानता है उसने ये कहा था, मैंने उसको दिखा दी, मैंने कहा बता कैसे जाएगी रणजी इस बार की, होगा सिलेक्शन आगे या नहीं? वो कहता भाई तेरे पैर पे बनाएगी, 26 जून तक तेरा बुरा टाइम चल रहा है, तेरे पैर पे बनाएगी। और मैंने कहा है? कहता बाकी मैं भैया से पूछ के एक बार आपको तुझे उपाय बताऊंगा। ये 5th को वो मुझे दोपहर को 1:30 बजे बोल के गया, 5th May 2004। उसने मुझे 7th May 2004 सुबह 8 बजे कॉल किया है कि यार भैया भी कह रहे हैं तेरे पैर पे चोट पक्का लगेगी, मैं तेरे को ना उपाय बता रहा हूँ। मैंने कहा मत बता, कल मैं 4th फ्लोर से गिरा हूँ और मेरी सिर्फ टांग टूटी है और खरोंच नहीं है मेरे शरीर पे, और आप मानेंगे 26 जून को मेरा प्लास्टर खुला है। तो अगर कोई कैलकुलेशन इतनी तगड़ी कर सकते हैं, अब आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस में पैर पे चोट नहीं लगती, 26 जून को प्लास्टर नहीं खुलता है, वो कैलकुलेशंस होती हैं, है ना। एक हमारी वो आती है, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। अब तो ऑस्ट्रेलिया में लग गए, अब तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो पहले जो कहते हैं कि सर्जरी के जो हमारे जिन्होंने सर्जरी का वो किया, क्या कहते हैं, इजाद किया है, उनकी फोटो लगा दी हुई है। चक्राता जी एक बार पढ़िएगा, तो दुनिया पहचान रही है। ठीक है, जर्मनी से हमें हल्दी का, मतलब मेडिकल में हल्दी कितनी यूज होती है, उसका पेटेंट लेने में हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो जर्मनी ने ले रखा है। वहां पे टर्मरिक लाटे आ गया। हाँ, टर्मरिक यहाँ पे हल्दी दूध बहुत बेकार है, तो वो चीजें लोगों को पढ़नी चाहिए। अब ऐसे में आता है कि क्या लव जिहाद की बहस वास्तव में हिंदू मुस्लिम डिबेट से ज्यादा वुमेन सेफ्टी और इंडिविजुअल फ्रीडम की डिबेट होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ वुमेन सेफ्टी। डू यू इवन नो कि इस्लाम का लॉ क्या कहता है, शरिया लॉ क्या कहता है? अभी तो चलिए ट्रिपल तलाक बैन हो गया, इलीगल घोषित हो गया, पर निकाह हलाला क्या है, मुटा मैरिज क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि विवाह हुआ है, शादी हुई है, और मुस्लिम जो आदमी है उसने डिवोर्स दे दिया। अब उस लेडी को अगर मान लीजिए उसने वापस मन बदल दिया, दारू पी के डिवोर्स दे दिया और कल कह रहे तुम वापस आ जाओ, अगर उस लेडी को वापस अपने हस्बैंड के साथ जाना है तो उनको निकाह हलाला करना पड़ेगा। ये निकाह हलाला क्या है? आपको किसी और आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, निकाह करके शारीरिक संबंध, उसके बाद आप अपने ओरिजिनल हस्बैंड के पास आ सकते हैं। दिस इज लॉ। मुटा मैरिज, व्हाट इज इट? दे कंसिडर मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। दे कैन मैरी एनीवन फ्रॉम अ ड्यूरेशन ऑफ रेंजिंग ऑफ 1 hour टू इंडेफिनिटली, कि मैं आपसे सिर्फ 1 घंटे की शादी करूंगा, शारीरिक संबंध बनाऊंगा, वो 1 घंटा समाप्त, उसमें आपको कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे, पर मान लीजिए उस 1 घंटे की शादी से बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को राइट्स मिलेंगे, आपके प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स। लड़कियों को कुछ नहीं मिलता, हाफ ऑफ व्हाट बॉयज गेट। दिस इज देयर ओन लॉ, एंड इफ विमेन न्यू that this is what
happens if you change your religion and the freedom that your own religion gives you, why would someone like that go in that? आप क्यों हिजाब पहन के ढक के चलना चाहोगे? हमारे में तो कभी था ही नहीं। आप खाजुराहो जाओ, वहां इंग्रेविंग्स देखिए। हमारे आप कहते हो कि वो हिंदू धर्म में सती प्रथा है, कैलाश मंदिर हाँ। देख लो, ताजमहल भूल जाओगे भाई साहब। वो देखिए, कहते हैं कि हिंदू में सती प्रथा है, जौहर है। क्यों है, कभी पूछा ये आया भी मुगलों के आने के बाद ही कि है। क्यों पर्दा डालते हैं, क्यों घूंघट लेते हैं? हमारे में क्योंकि नहीं जब थी। नहीं ले रहे थे तो वहां मुस्लिम रूलर्स आके आपकी लेडीज को उठा के, आपकी महिलाओं को, स्त्रियों को, वाइस को, बच्चों को, बेटियों को उठा के रेप कर रहे थे। तब आपने कुछ नहीं बोला, उसका आपको कुछ नहीं दिखता, पर आपको ये दिख रहा है कि उस टाइम पे स्त्रियों ने रेप होने से अच्छा ये समझा कि मैं मर जाऊं, अपना देह त्याग कर दूं, सती प्रथा फॉलो की। पर क्यों की? पर्दा क्यों ले रहे हो? शादियां रात में 3 बजे क्यों होती थी? ब्रह्म मुहूर्त नहीं था। हमारे यहाँ पे शादियां रात में नहीं होती थी, सुबह होती थी। बिल्कुल, सुबह मानते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 2 बजे 1 बजे फेरे नहीं होते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे। वो तो हमने जानने की कोशिश ही नहीं की, पर हम अटैक जरूर करने आ जाते। कितने ओल्ड माइंडसेट के हैं। क्या अत्याचार किए मुगलों ने, हमारे मंदिरों पे अत्याचार किए, वो हमें नहीं दिखता। हमें तो लगता है वहां हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, पर क्या वो टेम्पल सिग्निफाई करता है? इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज आवर कल्चर। Establishment of that temple means establishment of our roots. symbol of Hinduism. It is a symbol of Hinduism. It tells us where we come from. जो हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ, सारी नॉलेज तो भारत से आई है। और भारत इतना थोड़ी ना था, अखंड भारत था। बिल्कुल। लोग तो आज भी सोचते हैं कि हिंदू कहाँ खतरे में है, तो वो बस ये देखें कि जो देश सूर्या था वो सीरिया कैसे बन गया, और कुछ ही साल पहले, तो वहां जाके जरूर देखना चाहिए। अब अंत में, अगर किसी की बेटी ऐसे रिलेशनशिप में है जहां डिसेप्शन या फोर्स्ड कन्वर्जन का जेन्युइन सस्पिशन है, तो एक लॉयर और एक लेडी के तौर पे आप उसे क्या सलाह देंगे? हाँ, एक ना पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में रेड कार्ड छपा था, जिसमें ये लिखा था कि अगर आप किसी हिंदू लड़की को कन्वर्ट करोगे तो आपको 5 लाख, आप सिख लड़की को करोगे तो 7 लाख, आप जैन को करोगे तो 3 लाख। तो ये तो उनका माइंडसेट है। और ये फंडिंग, हम तो जैसे अपने कॉज के लिए दान देते हैं। मैं को गौ माता के लिए मैंने दान दे दिया, मंदिरों की कंस्ट्रक्शन के लिए, कन्या विवाह के लिए। इनका कॉज क्या रहता है? कन्वर्जन के लिए खूब पैसे देते हैं। तो इनके पास कोई कमी नहीं है अपीज करने के लिए, कि मान लीजिए किसी मुस्लिम लड़के ने लड़की से शादी कर ली, तो अच्छे फैंसी लग्जरी होटल में ले जाएगा, उसको खूब अच्छे से लगे रखेगा, सब अच्छा होगा, एंड देन सडनली 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। टिल मैरिज ओनली। Till marriage only. It can be before marriage also. They can be also, there was also a case where this girl thought the same, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और उसने उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई। वो उसको फिर अक्ल आई, शी केम बैक ऑल्सो। मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका क्या था। ऑल्सो तारा शाहदेव, आपने अगर सुना हो तो वो बहुत नेशनल राइफल शूटर रही हैं। उनको किसी रंजीत से प्यार हो गया। रंजीत निकला रकीबुल हसन, बिजनेसमैन था, अपनी मदर का नाम उसने झूठा बताया, नेशनल लेवल शूटर। तो जैसे तो आपके दिमाग पे अटैक कर सकते हैं, यू कैन नॉट एंटिसिपेट इट। इट नीड्स टू स्टार्ट एट द ग्राउंड लेवल, एंड इफ अ गर्ल इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, शी नीड्स moral education, she needs acceptance, she needs affection and love from her own parents, and the parents need to know what is happening. If they don't know, then how can they protect their child? If most of these cases, the easy targets are people from rural area or people who are not getting that attention from their own house, कि मुझे कोई और तो attention दे रहा है। We need to change, this is very deep rooted. लॉ तो तब फोर्स में आएगा अगर आपको अकल होगी। तो इट नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल देयर इज, एज आई सेड, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन। बिल्कुल। और थैंक यू मनी जी, आप चैनल पे आए। आशा है कि लोगों की आंखें कुछ खुली होंगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सेंसिटिव तो है ही, लेकिन फिर भी लोगों तक पहुंचना भी चाहिए।
और जाते जाते वॉरियर से भी कहूँगा कि एज अ पेरेंट भी ना आप कुछ चीज़ें अपनी बेटियों को सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लव मैरिजेस होनी चाहिए, इंटर कास्ट भी होनी चाहिए, इंटर रिलीजन भी हो सकती है, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन कम से कम जहाँ नाम छुपा दिया गया, झूठ बोल दिया गया, कम से कम वहाँ तो एक इंसान को समझ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। ऐसे में जो भी लड़की किसी लड़के को पसंद कर रही है, अगर तो आप स्कूल लेवल से जानते तो स्कूल लेवल से होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे का नाम असली ही रखा जाता है। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में किसी से मिले तो कम से कम आधार कार्ड मांगे और उसे उड़ाई की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन गलत नहीं होगी। ये जो बीच में चला था ना कि नहीं हमें कागज नहीं दिखाने, वो इसीलिए चला था। इन चीज़ों को समझिए। मैं किसी को जानता हूँ, हमारे ही जान पहचान में है पुलिस वाले, 2014 से पहले उनकी ड्यूटी लगी थी कुछ 1 महीने के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी में। तब उन्हें एक चीज़ समझ में आई थी कि कैसा खेल खेला जा रहा है, ये पुरानी गवर्नमेंट कैसे खेल रही थी कि अगर आप चाहे मर्द हैं चाहे औरत है, अगर आप किसी गैर देश के मुस्लिम से शादी करते हैं, ये मुस्लिमों के लिए लॉ था, तो उन्हें इंडिया की जो नागरिकता है वो एकदम से मिल जाती थी। अब जिसको नागरिकता मिली है वो अपने देश में जाके भी 2 शादियां करके ले आ रहा है, तो उनको भी नागरिकता मिल जाती थी। ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाई गई है। अब इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कसा है तो वो बुरा लग रहा है। FCR एक्ट का जो कानून है वो जब आ रहा है तो लोगों को समझ में आ गया है कि अब जरा कन्वर्जन्स मुश्किल क्या शायद नामुमकिन हो जाए। तो और एक डिमांड है हमारी, ये सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में कन्वर्जन्स पे एक कानून आना चाहिए कि किस किस कंडीशन पे हो रही है, और मास कन्वर्जन तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हमारे कहते तो हैं कि भाई जो राइट टू चॉइस है हमारे कानून में, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ एक लिमिट्स हैं। जैसे कि कह दिया जाता है जब कोई गाली वाली दे रहा था, आजकल तो हर कोई कह रहा था ये राइट टू स्पीक है, आई थिंक एक्ट 19 कहता है हमारा, जो राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ हाँ, तो एक्ट है वो 19 नंबर है, लेकिन 19.2 कहता है कि औकात में बोलना है, मतलब कि लिमिट में। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल गए। तो गालियों पे आज भी सजा है। जो लोग डिफेंड कर रहे थे आर्मी वालों को गाली देने पे, उनके लिए भैया कानून है। फिर चाहे आप बॉलीवुड की कोई हीरोइन हो जिसने मुस्लिम से शादी की हो, तो आप ये सोच के कि नहीं मैं कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं कह दूंगा मैंने मुस्लिम से शादी की थी इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। चाहे आप एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हो जो पाकिस्तान की ISI एजेंट से जाके मिलते हो, जो तिरंगे पे पैर रखती हो, उनसे UK में जाके मिलते हो। तो और ये जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ इंडिया की नहीं है, UK जैसी कंट्री में जो ग्रूमिंग ग्रुप्स हैं, जो गर्ल्स को ग्रूमिंग कर रहे हैं उनकी, उसमें पाकिस्तान के 90% लोग हैं। उसमें कोई हिंदू क्यों नहीं है, उसमें कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं है? इस सवाल पे जरा सोचिएगा। और इसी सोच के साथ